नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के बारे में। आप समझ गए होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के सेकंड ग्रेड के टॉपिक को हम कवर करेंगे, शुरू से कवर करेंगे और जानेंगे कि आखिर में कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो सेकंड ग्रेड में आने वाले हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है ये पूरा पीडीएफ के रूप में है। आप इसकी पीडीएफ जो है वो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है सचिन मेवाड़, वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हो। बाकी का इसमें पूर्ण लिखित है, यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये है क्या, व्हाट इज दिस पॉलिटिकल साइंस। इनकी सेकंड ग्रेड के पर्पज से हम देख रहे हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही करता है। जब इंसान समाज में रहता है तो उसको जो चीज़ें चाहिए, मूलभूत आवश्यकता होती हैं, कपड़ा रोटी मकान, तो उनकी आवश्यकता कहाँ से करता है, वो समाज में रहकर करता है। समाज में व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाले मतभेदों और विवादों के निराकरण के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है। देखो, जब मनुष्य कहाँ रहेगा, समाज में रहेगा, तो स्वाभाविक है मतभेद होंगे, विवाद होंगे, तो उनका निराकरण करने के लिए एक संस्था की क्या होती है, आवश्यकता महसूस होती है उसको। अब इसमें नागरिकों के आपसी मतभेदों के निराकरण व समाज में शांति स्थापना हेतु राज्य नामक संस्था का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जब एक राज्य होगा, एक समाज होगा, तो उन व्यक्तियों के मध्य जो विवाद होंगे उन विवादों का क्या होगा, निराकरण कौन करेगा, राज्य करेगा। तो इसमें अलग अलग माध्यमों से समझाने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में पॉलिटिकल साइंस है क्या, ठीक। सबसे पहले इंसान को क्या बताया गया है, सामाजिक प्राणी बताया गया है। उसके बाद बताया कि इंसान समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसके बाद बताया गया है कि जो व्यक्ति होता है वो समाज में रहता है, तो उसके बीच मतभेद होंगे, उनका निराकरण करना पड़ेगा, किसके माध्यम से, संस्था के माध्यम से। राज्य से ही राजनीति की शुरुआत होती है, ठीक है। आगे में इसकी परिभाषा समझेंगे, आपको उसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि राजनीति वास्तव में है क्या। तो राज्य से ही क्या होती है, राजनीति की शुरुआत होती है। अरस्तु ने एक बहुत अच्छी बात कही है। अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य प्रकृति से राजनीतिक प्राणी है, यानी कि उसकी प्रकृति ही कैसी है, राजनीतिक प्राणी की है। तो आपको समझ में आ गया। पूछा जा सकता है किसने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा है, तो अरस्तु ने कहा है। ये छोटी छोटी बातें पेपर में पूछ ली जाती हैं हूबहू, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या है। देखो, आपने छोटी क्लासों में जरूर पढ़ा होगा, राज्य प्लस नीति। अब इसका जो अर्थ है ना, वो प्राचीन समय में अलग था, वर्तमान में अलग था। पहले राज्य होता था राजा के लिए, फिर उसके बाद राज्य राज्य के लिए, और सरकार। वर्तमान में जो मॉडर्न सिस्टम चल रहा है उसमें क्या सरकार होती है, राजा तो होते नहीं। तो इसलिए राज्य का संबंध किससे है, राजा राज्य सरकार से। और नीति का मतलब होता है कानून विधि नियम, ठीक है। पहले राजा के नियम होते थे, फिर राज्य के और गवर्नमेंट के। अब देखो, इसको और सही रूप से अगर हम समझें तो राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के कल्याण के लिए बनाए गए नीति नियम ही राजनीति है। वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान में जो गवर्नमेंट होती है वो नियम बनाती है, किसके लिए बनाती है, जनता के लिए बनाती है, जनता के कल्याण के लिए बनाती है। तो ये छोटी सी सीधी सी परिभाषा है। आगे चलिए, अब थोड़ा शाब्दिक अर्थ में देख लेते हैं। जैसे हर विषय पढ़ते हैं तो उसमें शाब्दिक अर्थ में दिया होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो राजनीति जो शब्द है वो पॉलिटिक्स, ये कौन सा, ये कहाँ से आया, ये यूनानी भाषा के पॉलिस से आया। किससे आया, यूनानी भाषा के पॉलिस से आया, जिसका अर्थ होता था नगर राज्य। पहले किसके लिए इस्तेमाल होता था, नगर राज्य के लिए। जैसे एथेंस नगर आपने सुना होगा, एथेंस के बारे में, बिल्कुल ऐसे ही। तो राजनीति पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स किससे आया, यूनानी भाई। ये कोई ये याद रखा करो, किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का। यहाँ तक ही पूछा जाता है अधिकतर। विज्ञान, किसी विषय का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। सबसे पहले व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति से मिलकर क्या बनता है, परिवार बनता है, परिवार से मिलकर क्या बनता है, समाज बनता है, समाज से गांव, गांव से नगर राज्य, और नगर राज्य से राष्ट्र या राज्य, ठीक है। पहले क्या होता था, राज्य होते थे, अब क्या होता है, राष्ट्र होता है। तो बिल्कुल व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से गांव, गांव से नगर राज्य, और उससे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इसका क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब देखो, यूनानी विचारकों के अनुसार, यूनानी विचारक क्या कहते हैं, यूनानी विचारकों के अनुसार जो पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत नगर राज्य का अध्ययन किया जाता है। किसका, नगर राज्य का अध्ययन किया जाता है। किसके अनुसार, पॉलिटिक्स शब्द जो है वो यूनानी विचारक कहते हैं कि इसमें नगर राज्य का क्या होता है, अध्ययन होता है। अब देखो शब्द देख लीजिए, राज्य शब्द
प्लस सरकार, राज्य का अध्ययन होता है, सरकार का होता है, संगठन जो होते हैं इसमें उन संगठनों का अध्ययन होता है, मानव का राजनीतिक जीवन होता है, उसका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें राज्य है, सरकार है, संगठन है, मानव की राजनीति है, जीवन है, क्रमबद्ध है और राजनीतिक विज्ञान है। चलिए अब देखिए राजनीतिक विज्ञान की जो हम अध्ययन करेंगे तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और दूसरा है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। पूछा जा सकता है अध्ययन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है इसमें 6वीं शताब्दी से सेकंड वर्ल्ड वार जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब तक के बारे में है, और आधुनिक जो राज्य का विज्ञान है इसमें द्वितीय विश्व युद्ध से आज तक का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन की सुविधा से कितने भागों में डिवाइड है, दो भागों में, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जो है इसमें आदर्शवादी और काल्पनिक आधार पर जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। अब आप लोग कहोगे कैसे आदर्शवादी और काल्पनिक, समझे नहीं। समझने का मतलब है कि जैसे आदर्शवादी बातें की जाती हैं कि राज्य के कल्याण करने चाहिए, राज्य की नीतियाँ जनता के हित में होनी चाहिए, पेंशन देनी चाहिए, अपने से बड़ों की आज्ञा करनी चाहिए, बुजुर्ग, ये सारी बातें कैसी होती हैं, आदर्शवादी होती हैं, लेकिन काल्पनिक होती हैं। वास्तव में ऐसा होता है क्या, नहीं होता, बहुत कम होता है। तो परंपरागत जो बातें हैं इसमें घटनाएं जो होती हैं वो आदर्शवादी और काल्पनिक होती हैं। अब इसका समर्थन किस किसने किया, देखो समर्थकों के नाम बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, और इनको समझा नहीं जाता। जो समर्थक होते हैं ना उनको रट्टा मारा जाता है, जैसे यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, ये है, ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। तो इसके समर्थक हैं प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, हीगल, ग्रीन, सीवाइन, डनिंग, मेरक्लिम और गार्नर। ठीक है, ये जो 7 से 8 जो नाम है ना ये आपको रटने ही पड़ेंगे, और निश्चित यहाँ से लास्ट बार प्रश्न जो है वो पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर कि निम्न में से कौन से समर्थक हैं कौन से नहीं हैं। तो एक बार वापस देख लूँ, प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, हीगल, ग्रीन, सेवाइन, डनिंग, मैनक्लम और गार्नर, ये इसके क्या हैं, समर्थक हैं। अब समकालीन समर्थक यानी कि मॉडर्न लोग जो इस विचारधारा का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, उनमें कौन कौन से नाम आते हैं, तो उनमें आता है लियो स्ट्रॉट, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना, वट्रीट, जूथनेल, एरिक, बॉयलिन। तो ये कुछ नाम हैं, इन नामों को आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, जब आप परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के नाम याद कर लोगे तो आपको आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के नाम याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के हैं और कौन से नहीं हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण नाम जो ऊपर के हैं ये तो आप याद कर ही लेना, ठीक है। चलिए अब देखिए परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की परिभाषा जो है वो किससे संबंधित है। सबसे पहले बात करें तो राज्य के अध्ययन के रूप में होता है, सरकार के अध्ययन के रूप में होता है, मानव के अध्ययन के रूप में होता है और राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में होता है। तो इन तक सीमित होता है, ठीक है। राज्य है परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से, तो राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, मानव के अध्ययन के रूप में और राज्य व सरकार के अध्ययन के रूप में। अब देखो कुछ विचारक हैं, इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, परिभाषाएं पर इतना ध्यान नहीं देना, शब्दों पर ध्यान देना है। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत, जो राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यानी कि राज्य के आरंभ से राजनीति शुरू होती है और राज्य के अंत पर खत्म हो जाती है। ये शब्द किसका है, गार्नर का है। तो इसमें दो शब्द याद रखना, आरंभ और अंत, ठीक है। जैसे ही पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाए कि ये नोटिस कर लेना, आरंभ और अंत किसने दिए हैं, गार्नर ने दिए हैं। ऐसे ही गेटेल कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत अतीत मतलब इतिहास, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अब ये आपको याद रखना है कि किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान में अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन होता है, तो गेटेल ने कहा है, ठीक है। ये शब्द पकड़ लेने हैं आपको, बहुत सरल हो जाती है परिभाषाएं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विलेंसली क्या कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य से है, जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, प्रकृति क्या है और उसका विकास कैसे हुआ। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ आ गई, आधारभूत तत्व, प्रकृति और विकास। तो जैसे ही पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा पूछी जाएगी, ये परिभाषा किसकी है, तो इसमें शब्द ढूंढ लेना कि आधारभूत, प्रकृति और विकास किसने बात की है, तो विलेंसली ने की है, ठीक है। चलिए सीले क्या कहते हैं, सीले कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान शास्त्र संबंधित बातों की खोज ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का जीव विज्ञान और जीवन का बीजगणित अंकों द्वारा रेखा गणित स्थान एवं लंबाई करता है। जैसे इन्होंने क्या है, इसकी तुलना अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, बीज गणित, रेखा गणित से की है।
तो जैसे ही ये शब्द आपको किसी परिभाषा में मिले, क्योंकि एक जैसी परिभाषाएं दो लोगों की नहीं होती, तो जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, बीजगणित की जो बात की है वो सी लेने की है, ये तुमको याद रखना है। लीकोक कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित है, इन्होंने सीधा सरकार पर टिक दिया, बहुत छोटी परिभाषा है। गिलक्रास्ट क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन है। छोटी सी परिभाषा याद रखनी है, समस्याओं का अध्ययन किसने कहा है, तो गिलक्रास्ट ने कहा है। डीमोक कहते हैं कि राज्य विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ठीक है, इन्होंने किससे जोड़ा है, राज्य और साधन सरकार से परिभाषा को जोड़ा है। तो परिभाषाओं में आपको शब्द पकड़ लेने हैं, बस आपका काम हो जाएगा। इन परिभाषाओं को लेके हमको कोई अंतरिक्ष पे तो जाना नहीं है, ठीक है, तो हमको तो अपना पेपर निकालना है बस। पेपर में जो क्वेश्चन है वो राइट होने चाहिए। मानव जीवन का अध्ययन, अब देखो कुछ मानव जीवन से जोड़ते हैं, जैसे लॉस किए हैं, राज्य विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से है, तो इन्होंने मानव जीवन के बारे में कहा है, किसने कहा है, लॉस्की ने कहा है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र कहाँ तक सीमित है, ये देखिए, तो मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन होता है, वही बातें घूम घूम के आएंगी। राज्य व सरकार के अध्ययन होता है, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आप छोटी क्लासों से पढ़ चुके होंगे, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं हम ये। स्थानीय व स्थानीय समस्याओं का अध्ययन, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, पहले ही बता दिया मैंने ये। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन होता है इसमें, ठीक है। राजनीतिक दलों का अध्ययन होता है, सब जानते हैं पॉलिटिकल है। जो राजनीति होती है मतलब कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन होता है। तो इसमें मुझे लगता है किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए कि निम्न में से कौन कौन से क्षेत्रों से संबंधित है। अब देखो आगे चलते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण से अध्ययन की विधियां कौन सी हैं इसमें, तो इसमें निगनात्मक पद्धति का इस्तेमाल होता है, यानी कि सरल से कठिन की ओर, ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर। ये जो परिभाषा किसने दी थी, प्लेटो ने दी थी। तो ये याद रखना है आपको, इसमें सरल से कठिन की ओर चलते हैं। जैसे सबसे पहले क्या समझाया जाता है बच्चों को, सबसे पहले समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है, गाँव। जैसे बाढ़ समझाया जाता है, गाँव से फिर बताते हैं शहर, शहर से जाते हैं अब राज्य की ओर, राज्य से फिर राष्ट्र, तो ऐसे ऐसे बच्चों को धीरे धीरे कहाँ ले जाते हैं, कठिन की ओर ले जाते हैं। इसमें निगनात्मक पद्धति का इस्तेमाल होता है। ऐतिहासिक पद्धति क्या है, ऐतिहासिक पद्धति में जो दार्शनिक पद्धति होती है और जो विधिक पद्धति होती है, ठीक है, ये आती है ऐतिहासिक पद्धति में, यानी कि किसी भी चीज़ को पढ़ाते समय उसे किसी घटना से जोड़ देना, ठीक है, किसी विचार से जोड़ देना, उसके पीछे वजन रख देना कि भाई देखो ये तथ्य प्रस्तुत किया है, इस दार्शनिक ने कहा है, इस विधि ने कहा है, तो ये होती है ऐतिहासिक पद्धति, ठीक है। कोई उसके पीछे अच्छा उदाहरण किसी ने पूर्व में कहा है, तो ऐसी पद्धति को क्या करना, जोड़ देना। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो ये आदर्शवाद और काल्पनिक है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं इसमें। विविध औपचारिक और संस्थागत अध्ययन होता है इसमें, ठीक है, संस्थागत अध्ययन किया जाता है। मूल्य सापेक्ष अध्ययन होता है, उनके सिद्धांतों को समझाने वाला होता है, उनके मूल्यों को बताने वाला होता है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन होता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक अध्ययन होता है, आप लोग संस्थाएं पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन होता है, जितना जरूरत है उतना, पीएचडी नहीं करनी होती आपको किसी के बारे में। तो ये क्या है, इसकी दृष्टि, परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में कि इसमें बातें आदर्शवादी और काल्पनिक होंगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी लेकिन वो काल्पनिक होंगी। विविध औपचारिक संस्थागत अध्ययन होगा, मूल सापेक्ष होगा, व्यक्तिगत निष्ठ अध्ययन होगा, वर्णनात्मक होगा और प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन होगा, ठीक। अब देखो आधुनिक दृष्टिकोण, तो मुझे लगता है यहाँ तक हम रखते हैं। कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पॉलिटिकल साइंस एसएसटी सेकेंड ग्रेड के अगले जो भाग है उसको पढ़ेंगे, यानी कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, और अगला जो है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। तो इसको एक बार रिवाइज कीजिए, इसको एक बार लिखिए, एक बार इसको वापस फिरिए, आपको निश्चित ही यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे और उन परिभाषाओं से प्रश्न निश्चित आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। आप कमेंट सेशन में बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा।